नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। आप जानते हैं विपक्ष के नए गठबंधन का नाम है इंडिया। इस पर बयान आया है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। वो कह रहे हैं ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी अपने नाम में इंडिया लगाया था और इंडियन मुजाहिदीन के नाम में भी इंडिया लगा हुआ है। विपक्ष पर ये अब तक का सबसे बड़ा हमला है। क्या कहना चाहते हैं प्रधानमंत्री कि क्या विपक्ष का जो ये नया संगठन बना है, क्या ये कोई आतंकवादी संगठन है? इंडियन मुजाहिदीन का इन्होंने नाम लिया है, उनको विदेशी भी बता दिया, आतंकवादी भी बता दिया, एक ही सांस में। चूंकि विपक्ष जवाब मांग रहा है मणिपुर पर। आपको मालूम है कि संजय सिंह आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के सांसद हैं, उनको पूरे मॉनसून सत्र के लिए बर्खास्त कर दिया गया है, सस्पेंड कर दिया गया है। पूरे मॉनसून सत्र में वो धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। अभी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है संजय सिंह, सीधे संसद भवन से जुड़ रहे हैं। इतनी चिलचिलाती धूप और गर्मी में बाहर बैठे हुए हैं, बाकी सब लोग सदन के अंदर एयर कंडीशन कमरों में बैठे हैं और सज़ा मिल रही है संजय सिंह को इसलिए क्योंकि उन्होंने कहा कि भाई प्रधानमंत्री महोदय आप इसका जवाब दीजिए। संजय सिंह जी, ये बताइए कि फिलहाल आपको क्या अफसोस नहीं है कि इतनी सी बात नहीं कहते तो फिर बाहर धरना प्रदर्शन नहीं करना पड़ता, आप भी आराम से बैठे होते एयर कंडीशनिंग कमरों में? देखिए आरफा जी, ये कोई पहली बार तो मेरे साथ हो नहीं रहा है। 4 बार मुझे सस्पेंड किया जा चुका है, लेकिन वजह आपके लिए जानना जरूरी है। पहली बार जब मुझे सस्पेंड किया गया तो मैंने कहा कि भाई किसानों का ये काला कानून मत लाइए, ये देश के करोड़ों किसानों के खिलाफ है। सरकार हमारी बात नहीं मानी, हमें सस्पेंड कर दिया गया। 1 साल तक किसानों का आंदोलन चला, 750 किसान शहीद हो गए। बाद में प्रधानमंत्री जी ने कह दिया कि गलती हो गई। तो ये जो चलन चला है प्रधानमंत्री जी का कि लाखों लोग कोरोना में मर जाए, उस समय वो चुनाव की रैली करें, बाद में 2 आंसू बहा दे, कहने लगे गलती हो गई। फिर उसके बाद सैकड़ों लोग नोटबंदी में मर जाए। उसके बाद वो जापान में जाके ताली बजाएं कि बेटी की शादी नहीं हो पा रही है, माँ बीमार है, इलाज नहीं हो पा रहा है, हा 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 हा, और बाद में आके कह दे कि बड़ा दुख है, बड़ा कष्ट है। अब यही काम इन्होंने मणिपुर में किया। 78 दिन के बाद 36 सेकंड बोले देश के प्रधानमंत्री, और क्या कह रहे हैं? क्रोध है, पीड़ा है, गुस्सा है। अरे भाई, क्रोध है, पीड़ा है, गुस्सा है तो आके 10 मिनट सदन में भी बोल दो। आप सोचिए कि कारगिल का एक योद्धा, जिसने कारगिल का युद्ध लड़ा, रिटायर्ड सूबेदार, उसकी पत्नी को नंगा करके घुमाया गया, उसके साथ दरिंदगी की गई, हैवानियत की गई। उसका बयान 2 दिन पहले आया कि मैंने देश की तो रक्षा कर ली, पत्नी की रक्षा नहीं कर पाया। तो ये क्या, ये बयान क्या 140 करोड़ लोगों को शर्मिंदा नहीं करता? ये क्या भारत माता को शर्मिंदा नहीं करता? लेकिन हमारे देश के बेशर्म प्रधानमंत्री वो सदन में आके जवाब देने के लिए तैयार नहीं। मैंने कौन सा गुनाह किया? 267 का नोटिस दिया, मणिपुर की हिंसा पे चर्चा की मांग की, 3 दिन तक लगातार नोटिस देता रहा, फिर 15 मिनट तक लगातार अपने चेयर से रिक्वेस्ट करता रहा। नहीं सुने गई बात तो फिर बेल में गया। वहां मैं कह रहा था कि भाई मणिपुर की हिंसा पे चर्चा कर रही, आपने हमें पूरे सत्र के लिए सस्पेंड कर दिया। ठीक है, कोई बात नहीं, आपकी तानाशाही है, लेकिन सवाल यह है कि देश का प्रधानमंत्री जो एक क्रिकेटर की उंगली टूट जाए तो ट्वीट कर देता है, जो ब्राजील के फुटबॉलर के ऊपर ट्वीट कर देते हैं, जो रेलवे की झंडी दिखाने के लिए चले जाते हैं, जो चीता के साथ 3 दिन फोटो खिंचवाते हैं, दिन भर में 3 बार कपड़े बदलते हैं, दुनिया भर की सैर करते हैं, उनको मणिपुर जाने की फुर्सत नहीं है। मन की बात हमेशा कर रहे हैं, मणिपुर की बात नहीं कर रहे हैं। संजय सिंह जी, तो यही गुनाह है मेरा। तो बिल्कुल अफसोस नहीं है इस बात का। और ये लड़ाई जो सदन में मेरी आवाज नहीं उठाने दी, तो हम लोग यहाँ आके बैठे हुए हैं गांधी जी की प्रतिमा के पास। आपने बताया और कि हमारे साथ रजनी पाटिल जी भी हैं जो पहले से सस्पेंड है, वंदना चौहान जी है, एनसीपी के नेता है, और राजमणि पटेल जी कांग्रेस के नेता है। तो अभी बहुत सारे लोग यहाँ, सांसद लोग सुबह से ही और रात भर पूरा आते रहे यहाँ पे। तो ऐसा नहीं है, लड़ाई अगर सदन के अंदर नहीं होगी तो बाहर होगी। जी हाँ, और मणिपुर हिंसा पे तो प्रधानमंत्री को जवाब देना पड़ेगा। और संजय सिंह, ऐसा नहीं है कि संसद भवन में अकेले थे, रात में भी धरना प्रदर्शन जारी रहा। ऑपोजिशन के विपक्ष के कई नेताओं को हमने देखा। कांग्रेस पार्टी के सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने ट्वीट किया कि वहां पर किस तरीके से शायरी करके, और मैं कहूँगी क्रांतिकारी शायरी करके, वो साथ देने की कोशिश कर रहे थे और प्रधानमंत्री को मजबूर करना चाहते हैं कि वो बहस कराएं संसद में। था नाज़ मुझको कभी उन पहाड़ों से ऊंचा मेरा दर्द है। आ गई हैं हजारों बलाएं सुनो, मैं मणिपुर हूँ मेरी
सदाएं सुनो, मैं मणिपुर हूँ मेरी सदाएं सुनो, कि मेरी सांसों पे पहरा भला किस लिए, रूह पर जख्म गहरा भला किस लिए, मेरे लोगों की जान और माल का सुनो, मोल कुछ भी न ठहरा भला किस लिए, सर पटकने गली किसकी जाएं सुनो, मैं मणिपुर हूँ मेरी सदाएं सुनो। जी हाँ संजय जी, आपने बताया कि जामुन के पेड़ के नीचे छांव देखकर आप वहां बैठ गए हैं संसद में और दूसरे लोग भी आपके साथ हैं, लेकिन प्रधानमंत्री तो कहते हैं कि भाई इंडियन मुजाहिदीन और ईस्ट इंडिया कंपनी एक ही सांस में उन्होंने विदेशी और आतंकवादी दोनों ही कह दिया है विपक्ष को। देखिए, प्रधानमंत्री के पास मणिपुर की हिंसा पर कोई जवाब नहीं है, इसलिए वो ध्यान भटकाने के लिए ऐसा बयान दे रहे हैं, बेसिर पैर का बयान दे रहे हैं। और दूसरी बात तो मैं ये कहूंगा कि अगर वो अपने पुरखों को याद कर रहे हैं तो इसमें भी कोई बुरी बात नहीं है। प्रधानमंत्री के पुरखे कौन थे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी कौन थे? वो वित्त मंत्री रहते हुए बंगाल के अंदर उन्होंने चिट्ठी लिखी अंग्रेज गवर्नर को और उन्होंने कहा कि ये जो 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा है, ये करो या मरो का जो आंदोलन चल रहा है, इसको कुचल देना चाहिए। और अंग्रेजों को चिट्ठी लिख के कहा कि हुजूर हम आपके पैरों में हैं, हम आपके साथ हैं। तो वही ये मोदी जी के पुरखे हैं। अगर आज वो ईस्ट इंडिया कंपनी को याद कर रहे हैं तो इसमें बुरा मानने की कोई बात नहीं है। दूसरी बात, जहां तक इंडियन मुजाहिदीन की बात उन्होंने कही, तो अभी तो अडानी के सी पोर्ट से 20,000 करोड़ का ड्रग्स पकड़ा गया था, वो सारा का सारा अफगानिस्तान से था। क्या रिश्ते हैं अफगानिस्तान से, तालिबान से प्रधानमंत्री जी के? क्या रिश्ते हैं अडानी के? कौन बताएगा? कौन इस पे जवाब मांगेगा इनसे? अभी तालिबान में इन्होंने 20,000 टन आटा भेजने का काम किया है, 300 करोड़ रुपए अपने बजट से दिया है। कौन भेजेगा? कौन पूछेगा इनसे? तो इसलिए ये बेसिर पैर की बातें इसलिए कर रहे हैं वो। और अगर इंडिया नाम से आपको इतना परहेज है तो आप स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, खेलो इंडिया, बढ़ेगा इंडिया, वोट फॉर इंडिया, बीजेपी फॉर इंडिया, तो ये सब ईस्ट इंडिया कंपनी के हैं। मतलब ये क्या बेसिर पैर की बात है? दरअसल इंडिया नाम रखने के बाद ये घबराए हुए हैं, बौखलाए हुए हैं। और हमने पहले दिन से कहा कि जीतेगा इंडिया, जीतेगा भारत। हम इंडिया की, भारत की, सबकी बात कर रहे हैं। लेकिन सुनने में ये आ रहा है संजय जी कि योजना ये है कि भाई 2024 के चुनाव से पहले आधिकारिक रूप से भारत का नाम इंडिया से हटाकर सिर्फ भारत कर दिया जाएगा। ये इस तरह की खबरें आ रही हैं और इसीलिए शायद इंडिया को पहले से ही विदेशी बताने की जो कोशिश है नरेंद्र मोदी की वो चल रही है। भारत भी हमारा है। जी हाँ, अब मैं आगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या है? मणिपुर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया क्या है? रिपब्लिक ऑफ इंडिया क्या है? आपके पासपोर्ट पे क्या लिखा रहता है? रिपब्लिक ऑफ इंडिया। तो हम तो ये कह रहे हैं जीतेगा भारत, जीतेगा इंडिया। तो इसलिए प्रधानमंत्री दरअसल मणिपुर की हिंसा से ध्यान भटकाना चाहते हैं, इसलिए आज उन्होंने एक बेसिर पैर का बयान फिर से दिया। और ये व्यक्ति, मैं कहना नहीं चाहता हूं, लेकिन नफरतों से भरे हुए व्यक्ति है, इसलिए उनकी मन की बात कभी कभी निकल के आ जाती है। कभी वो कपड़े से पहचानते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ करते हैं। संजय सिंह जी, अब मणिपुर पे, जी हाँ, अब इसका असर नहीं पड़ने वाला। मैं मणिपुर पे बात करना चाहती हूँ। आप क्या कहना चाहते हैं? प्रधानमंत्री को क्या करना चाहिए? आप ही कह रहे हैं कि 78 दिन बाद प्रधानमंत्री ने अपना मुंह खोला, उससे पहले कि अगर वो बयान दे देते, मान लेते हैं 36 सेकंड के लिए बोले। हाँ, तो मैं ये कह रही हूँ कि खाली बयान देने से 36 सेकंड के लिए बोले और उसमें उन्होंने राजस्थान भी जोड़ दिया और छत्तीसगढ़ भी जोड़ दिया। अरे भाई, आप चीजों को डाइल्यूट क्यों करना चाहते हैं? आप पूरे देश की चर्चा करना चाहते हैं, करिए। एनसीआरबी का डाटा उठा लीजिए। 13 स्टेट जो टॉप के हैं उसमें से 9 राज्य बीजेपी शासित हैं। तो आप किसकी बात कर रहे हैं? आप नहीं, अब संजय जी, महिलाओं के अत्याचार तो पूरे देश पे अगर आप चर्चा करेंगे तो करिए, लेकिन मणिपुर में जो हो रहा है इस वक्त, उससे डाइल्यूट मत कीजिए। नहीं, तो सरकारें ज्यादा राज्यों में हैं,
संजय जी, अगर उनकी सरकारें ज़्यादा राज्यों में हैं तो जाहिर है जुर्म भी ज़्यादा ही होगा। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, हो सकता है खामोशी से वो उनके गृह मंत्री और जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं सब मिलके मणिपुर के हालात को संभालने की कोशिश कर रहे हों और बयान ना दे रहे हों। फर्क ये है अल्फा जी कि जब ये दरिंदगी भरा, हैवानियत भरा एक वीडियो सामने आया, उसके बाद एक टीवी इंटरव्यू में वहां का मुख्यमंत्री, मैं उसको निकम्मा मुख्यमंत्री कहूंगा, वो निकम्मा मुख्यमंत्री ये कहता है कि ऐसी तो सैकड़ों घटनाएं वहां पे हुई हैं। इसका मतलब वो जस्टिफाई कर रहा है। और ऐसे व्यक्ति के रहते हुए कैसे अमन और शांति हो सकती है? हम लोगों ने गृह मंत्री के साथ आल पार्टी मीटिंग हुई, वहां भी ये सवाल उठाया कि भाई आपका मुख्यमंत्री हिंसा करवा रहा है, उसके रहते हुए वहां शांति नहीं हो सकती, आप उसको हटाइए। नहीं सुनी गई बात। हम लोगों ने कहा चर्च जलाया जा रहा है, मंदिर जलाया जा रहा है, इसको रोकिए, मुआवजा दीजिए जिन परिवारों में हत्या हुई है। कोई काम नहीं किया गया। अब हम कह रहे हैं प्रधानमंत्री आके जवाब दें, तो उसके लिए भी तैयार नहीं है। मतलब प्रधानमंत्री क्यों नहीं जवाब देना चाहते? मैं तो ये समझ ही नहीं पा रहा हूँ क्यों नहीं जवाब देना चाहते। तो आपकी 3 महत्वपूर्ण नहीं, आपकी मांगे क्या हैं? योजना नहीं है, या तो ये पूरी तरीके से बीजेपी प्रायोजित हिंसा है, बीजेपी के सरकार के द्वारा प्रायोजित हिंसा है, डबल इंजन द्वारा प्रायोजित हिंसा है, तो इसलिए वो नहीं बोलना चाहते। और कोई कारण तो हो नहीं सकता। प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोलना चाहते? प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोलना चाहते? प्रधानमंत्री अभी तो बोले हैं, कह रहे हैं कि भाई इंडिया पे बयान तो दिया है उन्होंने। जी क्या कह रही हैं आप? जी मैं कह रही हूँ कि प्रधानमंत्री बोले तो हैं, अभी 3 दिन के भीतर फिर से दोबारा बोल दिए उन्होंने, इंडिया का नाम फिर से ले लिया। किया है उन्होंने। आप बुरा मान रही हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी वाले उनके ही पुरखे थे और बड़े गहरे रिश्ते आरएसएस के और मोदी जी के पुरखों के ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश साम्राज्य के साथ रहे हैं। उसका पूरा एक इतिहास है। आप कहेंगे तो मैं चिट्ठी आपको भेज भी दूंगा, जो चिट्ठी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने ब्रिटिश गवर्नर को लिखा था। तो अपने पुरखों को याद किया होगा उन्होंने। संजय जी, अब मेरा अगला सवाल आपसे ये है संजय जी कि जिस तरह से आम आदमी पार्टी में की जो स्थिति है, जो इंडिया गठबंधन बना है उसमें, उसको लेकर कई तरह की आशंकाएं हैं। पहली बात तो ये है कि भाजपा से आपकी विचारधारा के स्तर पर जो नज़दीकियां हैं उसको लेकर भी एक आस्था का सवाल उठ रहा है। हम ये भी जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी और राहुल गांधी के बीच एक छोटी मोटी कहासुनी भी पटना में सुनने को मिली। तो यूसीसी के मुद्दे पर, इससे पहले कश्मीर के मुद्दे पर, कई मुद्दे पर हम देखते हैं कि केंद्र सरकार, मोदी सरकार के साथ आम आदमी पार्टी खड़ी पाई जाती है। ऐसे में ये कैसे यकीन किया जाए कि 2024 तक आप इंडिया का हिस्सा बने रहेंगे? पहली बात तो अगर इस देश में सबसे ज्यादा जुल्म किसी पार्टी और किसी पार्टी के नेता के ऊपर हो रहा है तो वह है आम आदमी पार्टी। हमारे एक नहीं दो मंत्रियों को इन्होंने जेल में बिना किसी कारण के महीनों महीनों तक रखा। और आप देखिए कि अभी तक मनीष सिसोदिया जैसे शिक्षा मंत्री, जिन्होंने दिल्ली के लाखों बच्चों के लिए काम किया, हमारे स्वास्थ्य मंत्री को लगभग साल भर तक जेल के अंदर रखा, वो भी अभी बेल पे बाहर है। तो अरविंद केजरीवाल को खुद सीबीआई ने नोटिस दे के पूछताछ के लिए बुलाया। मेरा नाम फर्जी तरीके से चार्जशीट में ईडी ने डाला। तो जितने तरीके से हमें प्रताड़ित कर सकते हैं कर रहे हैं, ऑर्डिनेंस ला के हमारी सरकार को छीनने का। तो अगर हम बीजेपी के साथ मिले हुए हैं तो फिर तो दुनिया में कोई बीजेपी से नहीं लड़ रहा है। सबसे ज्यादा आम आदमी पार्टी है जो बीजेपी के खिलाफ मुखरता से आवाज बुलंद कर रही है। यूसीसी का शायद आपने बयान ठीक से सुना नहीं या समझा नहीं। हमने बार बार कहा कि अगर आप ये कह रहे हैं कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के अंदर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने यूसीसी की बात की है, तो सभी धर्म के लोगों से बातचीत कीजिए। इस देश में ट्राइबल्स हैं, इस देश में अलग अलग रिलीजन को मानने वाले लोग हैं, उनकी अपनी परंपराएं हैं, उनके अपने कानून हैं, तो उनको पहले कॉन्फिडेंस में लीजिए, तब आप यूसीसी की बात कीजिए। तो मैं समझता हूँ कोई भी समझदार आदमी यही बात कहेगा। अच्छा है आपने इसका स्पष्टीकरण दिया, अच्छी बात है कि आपने इसका स्पष्टीकरण दिया। लेकिन एक और उदाहरण जो है वो गुजरात चुनाव का दिया जाता है, जिसमें
आम आदमी पार्टी के वहाँ होने से आम आदमी पार्टी को जितना फ़ायदा हुआ ये तो बहुत मुश्किल है कहना, लेकिन सीधे तौर पर कांग्रेस पार्टी जो पहली चैलेंजर थी, मेन ऑपोजिशन, उसको नुकसान हुआ और उसके बाद बीजेपी को सीधे सीधे फ़ायदा तो हुआ। आल्फा जी, आपको ये भी कहना चाहिए कि कर्नाटक में आम आदमी पार्टी के सभी सीटों पर लड़ने की वजह से कांग्रेस पूरा स्वीप कर गई। ये इस तरह की तर्क ये इस तरह की बातों पे इसका क्या आप बताइए। 27 साल से आम आदमी पार्टी नहीं लड़ रही थी, तब कांग्रेस जीत गई वहां पे। नहीं, लेकिन आम आदमी पार्टी की बहुत ज्यादा मजबूत स्थिति तो हम एक कर्नाटका में अलग नहीं है, राजनीतिक लेकिन दल है, तो अपनी गुजरात में पार्टी का विस्तार तो आप करेंगे। लोग काफी मेहनत कर रहे थे। हम अगर एक राजनीतिक दल है और 27 साल से आप वहां बीजेपी को नहीं हरा पा रहे हैं, तो अपनी अगर आपके अंदर ये शक्ति थी, आप उनको हरा सकते थे 27 वर्षों में, कभी भी जब भी चुनाव हुआ। और यही आशंका राजस्थान के लिए भी जाहिर की जा रही है। ये कहना बिल्कुल गलत है। और अगर ये बात सही है तो गोवा में 2017 का चुनाव हुआ था, वहां आम आदमी पार्टी लड़ी थी, वहां तो कांग्रेस को सबसे ज्यादा सीटें आई थी। उसके बाद कर्नाटका का चुनाव आप देख लीजिए, कर्नाटका के चुनाव में आम आदमी पार्टी सभी सीटों पर लड़ी थी। और आपका राजस्थान के लिए क्या इरादा है? हिमाचल में आम आदमी पार्टी सभी सीटों पर लड़ी थी, राजस्थान में आम आदमी पार्टी सभी सीटों पर लड़ी थी। नहीं, अब क्या इरादा है आने वाले मध्य प्रदेश में चुनाव आम में? आदमी पार्टी सभी सीटों पर लड़ी थी, कांग्रेस जीती वहां पे। तो ये तर्क अपने आप में मैं समझता हूँ खाली एक बातों को घुमाने के लिए है, इसका कहीं सच्चाई से लेना देना नहीं। जो पार्टी जहां जीतना होता है, लोग जिताते हैं उसको। जी हाँ। संजय सिंह जी, अब अगला सवाल ये पैदा हो रहा है 2024 के चुनाव के मद्देनज़र कि कई तरह के स्टेट्स हैं, जैसे मान लेते हैं जहां ये जो इंडिया गठबंधन की पार्टियां हैं वो सीधे एक दूसरे के सामने हैं। पश्चिम बंगाल का उदाहरण ले लें तो ममता बनर्जी के सामने लेफ्ट पार्टियां, कांग्रेस पार्टी है। इधर पंजाब का उदाहरण ले लें तो सीधे तौर पर आपकी और कांग्रेस पार्टी की जंग है। ऐसे में जो ये फॉर्मूला सुझाया जा रहा है कि एक कैंडिडेट, कोई यूनाइटेड कैंडिडेट होगा विपक्ष का, ये फॉर्मूला कैसे काम करेगा? देखिए, ये तय करना इतना आसान नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। मुश्किल है, आसान नहीं है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। तो इसलिए उसके लिए सबको बैठ के खुले दिल से प्रयास करना होगा। अगर हम लोग वाकई चाहते हैं ईमानदारी से कि भाई बीजेपी हारे, तो इसके लिए सबको एक साथ बैठ के इसका रास्ता निकालना होगा। और छोटी छोटी चीजों को इश्यू नहीं बनाकर एक के खिलाफ एक लड़ेगा, तो तभी अच्छे ढंग से चुनाव लड़ा भी जा सकता है और बीजेपी को हराया भी जा सकता है। अब मणिपुर को लेकर विपक्ष की रणनीति क्या है? अब आपकी क्या रणनीति है? आप यहाँ बलिदान तो दे रहे हैं, गर्मी धूप में बैठे हुए हैं, सेशन से बाहर आपको कर दिया गया है, पूरे सेशन से सस्पेंड हो गए हैं, लेकिन अब आगे रणनीति क्या होगी? वो तो जिद्दी हैं, वो कहेंगे कि भाई हमारे मुख्यमंत्री भी इस्तीफा नहीं देंगे, हमारे गृह मंत्री भी इस्तीफा नहीं देंगे, प्रधानमंत्री मुंह नहीं खोलेंगे। आप क्या करेंगे? भाई, लोकतंत्र में क्या तरीका होता है आरफा जी? आप अपनी बात उठाते हैं, आप अपनी बात सरकार के सामने रखते हैं, सरकार मानती है, अच्छी बात है, नहीं मानती है तो आप सड़कों पे उसको उठाते हैं, रैलियों में उठाते हैं, आंदोलन करके उठाते हैं, तो सारे रास्ते अपनाए जाएंगे। उन्होंने सदन से मुझे सस्पेंड कर दिया, मैं संसद के परिसर में बैठा हूँ, तो मुझे लगता है कि बात रुकती नहीं है। और मणिपुर कोई छोटा मामला नहीं है कि हम लोग चुप हो जाएंगे। बहुत दरिंदगी और हिंसा वहां पर हो रही है, और इसलिए जरूरी ये है कि सारे लोग इकट्ठा होके इस घटना के खिलाफ खड़े हों और प्रधानमंत्री को मजबूर करें कि वो सदन में आके जवाब। अब वहाँ कहा यह भी जा रहा है कि मणिपुर में गृह युद्ध जैसे हालात बन रहे हैं। आप इस बात से सहमत हैं कि नागरिक एक दूसरे के खून के प्यासे हो रहे हैं? एक तरह का इतना खतरनाक एथनिक वायलेंस हो रहा है जहाँ एक दिन में नहीं होता है आरफा जी, इसकी पूरी जांच होगी तब पता चलेगा। देखिए, नफरत की राजनीति में मजा बहुत आता है, भड़काऊ नारों में मजा बहुत आता है, जाति और धर्म के नाम पे भड़काकर वोट लेने में बहुत आसान रास्ता होता है। तो उस रास्ते को बीजेपी ने अपनाया। तो बीजेपी जहां रहेगी वहां नफरत मिलेगा, दंगा मिलेगा, फसाद मिलेगा, झगड़ा मिलेगा, बंटवारा मिलेगा, तरक्की नहीं मिल सकती है इनके रहते हुए। तो इन्होंने आप अगर पता करेंगी, जानेंगी, तो ये बीज आज से थोड़ी बोए जा रहे थे, ये लंबे समय से वहां चल रहा था। तो अब
एक लंबे समय से जो जहर लोगों के दिमाग में डाला जा रहा था, उसमें उनको सफलता मिल गई। जी, संजय सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका द वायर से बातचीत के लिए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आप एक जुझारू नेता हैं, संघर्षशील नेता हैं, संघर्ष आप करते रहे हैं। उम्मीद है कि संसद के अंदर न सही तो संसद के बाहर आपकी आवाज़ और तेज़ी से जाएगी और मणिपुर के लोगों को कम से कम कुछ न कुछ राहत सत्ता पक्ष के जरिए ना सही तो विपक्ष के जरिए ज़रूर पहुंचेगी। शुक्रिया आपका। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।